नमस्कार। काका क्लासेस में मैं मुकेश कुमार सावरकर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास है हमारी छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश। स्थानीय राजवंश में हमने एक क्लास पहले कर चुका है, मैंने आपको बताना भूल गया था। स्थानीय राजवंश वाला पहला जो हमने क्लास किया है वो नल वंश का था। ठीक है, नल वंश भी स्थानीय राजवंश थे। हालांकि वो कोरापुट उड़ीसा में उनका राजधानी था, लेकिन उनका पुष्करी में भी राजधानी था। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ही बस्तर था, बस्तर में वो शासन करते थे। तो नल वंश के वो क्या थे? स्थानीय राजवंश थे। जबकि अगर मैं वाकाटक की बात करूं तो वाकाटक विशेष रूप से कहां शासन करते थे? नंदीवर्धन नागपुर से शासन करते थे। ये उनका शासन क्षेत्र था। स्थानीय राजवंश का मतलब मैं बता रहा हूं आपको, जो छत्तीसगढ़ के अंदर रह के, छत्तीसगढ़ की जो हमारी सीमा है उसके अंदर में वो राजा का शासन रहा हो। शासन रहा हो मतलब कहीं बाहर से शासन कर रहे वो नहीं, यही रह के शासन कर रहे। ऐसे स्थानीय राजवंश को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला राजवंश है हमारा राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश। ठीक है, राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश ये पहला शासक है, शासनकाल है। मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर शासन करने वाला सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम राजवंश जो था वो कौन सा था? राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश है इसमें टोटल 6 राजा हुए हैं। 6 राजाओं के बारे में यहाँ पे जानकारियां मिलती है। ये रहे 6 राजा: सूर, दयित, विभीषण, भीमसेन, दयित द्वितीय, भीमसेन द्वितीय। नाम याद रखना बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए, सूर, दयित, दयित के बाद विभीषण, विभीषण के बाद विभीषण ने भीमसेन प्रथम रखा, और फिर भीमसेन प्रथम ने अपने बेटे के नाम दयित के नाम पे रखा दयित, और दयित ने अपने बेटे के नाम किसके नाम पे रखा? अपने पापा के नाम पे भीमसेन। तो वही नाम रिपीट हो रहे हैं। और दूसरा चीज, जब भी कोई राक्षसी नाम दिखे, दयित, सुरा, एक में सुर जो है वो सुरा है। ठीक है, तो दयित, सुरा, भीमसेन, विभीषण। विभीषण भी क्या है? राक्षसी नाम है भाई। रावण के छोटे भाई का नाम था विभीषण, है ना? तो राक्षसी नाम हुआ ना। अब आप लोग रख लो अपने यहाँ छोटे भाई बहनों का नाम विभीषण, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये राक्षसी नाम, जब भी राक्षसी नाम दिखे आपको, आप समझ जाना कौन से वंश की बात चल रही है। राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश की बात चल रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश की विशेषता क्या है? तो मैं अभी बताया आपको, ये यहाँ के छत्तीसगढ़ के प्रथम राजवंश थे। इनका अगर क्षेत्र देखूं, ये कहाँ शासन किए थे? तो ये आरंग क्षेत्र में शासन किए थे। कहाँ शासन किए थे? ये आरंग क्षेत्र में इनका शासन था। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? सूर या सूरा। सूर को ही सूरा कहा जाता है। ठीक है, इनका नाम सूरा या सूर, ये इसके क्या थे? संस्थापक थे। परिचय की अगर मैं बात करूं इनके परिचय के लिए, तो छत्तीसगढ़ के शासन करने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम राजवंश था, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। इनकी जो राज मुद्रा थी, इनकी मुद्राओं में जो चिन्ह होता था वो सिंह का चिन्ह होता था। इनकी जो राज मुद्रा थी कैसी थी? सिंह के चिन्ह वाला राज मुद्रा होता था। ठीक है, ये राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? राजयोगी की उपाधि धारण करते थे। मतलब जो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के शासक थे, ये उपाधि जैसे कि परम भागवत की उपाधि कौन धारण करते थे? गुप्त वंश के शासक। इसी तरह से राजयोगी उपाधि धारण करते थे कौन? राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के शासक। इनकी मुद्राओं में क्या बोला मैंने? सिंह, शेर का अंकन रहता था। सिंह जो झब्बे बाल वाला रहते हैं ना, पीठ जिसका एकदम चिकना रहता है, वो सिंह का अंकन रहता था। ठीक है, ये इनकी पहचान थी। हमें जानकारी कहां से मिली है? तो भीमसेन द्वितीय जो है, भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से ही जानकारी मिलती है। 6 राजाओं का उल्लेख किसमें है? आरंग ताम्रपत्र में ही दिया हुआ है। तो भीमसेन द्वितीय के कहां से? आरंग ताम्रपत्र में इनकी जानकारी मिलती है। ये जो है स्वर्ण नदी, जिसको हम सोन नदी कहते हैं, के तट से जारी किया गया था। ये जो आरंग ताम्रपत्र है, ये आरंग में जारी नहीं किया गया था, बल्कि सोन नदी उत्तर के साइड में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो नदी है सोन नदी, वहां पे उसके तट पर ये जारी किया गया था। लेकिन ये मिला कहाँ ताम्रपत्र? हमको आरंग में मिला, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसको आरंग ताम्रपत्र कहते हैं। ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। इससे हमें पता चलता है कि गुप्तों के अधीनता क्या कर चुके थे? स्वीकार कर चुके थे। जो गुप्तों के सिक्के चला रहे हैं या जो गुप्तों का कैलेंडर चला रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है गुप्तों का अधीनता क्या कर चुके हैं? स्वीकार कर चुके हैं। ये क्या कर रहे थे? गुप्तों के अधीनता कैसे? गुप्त संवत का प्रयोग कर रहे थे। मतलब कैलेंडर देखने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये गुप्त संवत का प्रयोग करते थे। ये देखिए, ये है आपका आरंग का ताम्रपत्र। ये इनकी लिपि है, आपको समझ आ रहा होगा तो पढ़ लीजिएगा। 1 2 3 4 ऐसा लाइन से पूरा है। ये 16 18 20 ऐसा है। ठीक है, तो ये आरंग से मिला है किसका?
क्षयराज क्या है? सोमवंश के राजा का ताम्रपत्र है। ये आपको मैंने दिखाने के लिए कि ताम्रपत्र कैसा होता है, तो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या किया हूं, रख दिया है। ये भी आरंग से ही प्राप्त हुआ है, तो आरंग से मिले हुए क्या है, ताम्रपत्र है। ठीक है। पर्वत द्वारक वंश, दूसरा वंश कौन सा आता है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो है पर्वत द्वारक वंश। ठीक है। ये 5वीं शताब्दी के दौरान छत्तीसगढ़ में क्या किए थे, शासन किए थे। इनका शासन स्थल जो था वो कौन सा था, देवभोग गरियाबंद, जहां पे अभी हीरा मिलता है। ठीक है। हीरे की खदानें जहां है वही कहाँ है, देवभोग। और ये जो हीरा की खदानें देवभोग में है, इसको दान किसने दिया है, इसको इन्हों लोगों ने ही दिया है, पर्वत द्वारक वंश के शासक। एक्चुअल में कहाँ के शासक थे, उड़ीसा के, लेकिन इनका शासन क्षेत्र पूरा कहाँ था, देवभोग। मतलब इनकी राजधानी जो थी वो देवभोग थी, तो देवभोग से ही शासन कर रहे थे ना, इसीलिए छत्तीसगढ़ की स्थानीय राजवंश में इनकी जगह मिला हुआ है। ठीक है। इनका साक्ष्य क्या है, 13 सिंहा से जो ताम्रपत्र मिला है वो इनकी विशेष जानकारी, इनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये जो वंश है कहाँ शासन करता था, बोला मैंने, देवभोग में। और इनके बारे में जो जानकारी मिली, 13 सिंहा ताम्रपत्र मिली। ये जो 13 सिंहा ताम्रपत्र है ये किसका है, तो राजा तुष्टिकर का। राजा इस वंश के एक राजा हुए तुष्टिकर, और तुष्टिकर का ही क्या मिला है, 13 सिंहा ताम्रपत्र मिला है। ये जो आपका पर्वत द्वारक वंश के लोग थे, ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। अब ये स्तंभेश्वरी देवी कौन है, तो मैं आपको बता दूं, स्तंभेश्वरी देवी जो है, आप कहीं भी महामाया माता का मंदिर जाइए, चाहे वो रतनपुर के महामाया माता का मंदिर जाइए या रायपुर में जो महामाया मंदिर है आपका पुरानी बस्ती में, वहां जाइए। महामाया माता के मंदिर के जस्ट सामने जिस माता का मंदिर है ना, वही माता है कौन, स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है। क्या बोला मैंने, महामाया मंदिर के सामने में स्तंभेश्वरी देवी माता का क्या रहता है, मंदिर। वो स्तंभेश्वरी देवी इनकी क्या थी, कुल देवी थी। स्तंभेश्वरी देवी क्या होता है, तो स्तंभेश्वरी देवी स्तंभन की देवी होती है। किसी भी चीज के स्तंभन करना, चाहे किसी के रिश्ते के स्तंभन हो, प्रेम संबंध के स्तंभन हो, किसी भी चीज के स्तंभन करना, उसकी देवी होती है कौन, स्तंभेश्वरी देवी। इस वंश के 2 महत्वपूर्ण राजा हुए, एक राजा थे सुमन राज, दूसरे राजा थे तुष्टिकर। ठीक है। सुमन राज प्रसिद्ध शासक थे, और तुष्टिकर के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, 13 सिंहा से। इनके बारे में और क्या विशेष है, तो इनकी माता थी, इनकी माता जो है अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए, सुमन राज और तुष्टिकर ने अपनी माता के स्वास्थ्य के ठीक होने के लिए देवभोग को क्या दिया था, दान दिया था। ठीक है। और देवभोग को जब दान किया गया तो देवभोग कहाँ मिला, अभी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हमें क्या कहना चाहिए, उड़ीसा के शासक का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि देवभोग में हीरे की जो खदानें हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, सिर्फ देवभोग में है हीरे की खदानें। एक बार वो हीरे निकल गया तो छत्तीसगढ़ का विकास क्या हो जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। लेकिन खुदाई क्यों नहीं हो रही है, राजनीतिक कारण है जी, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं हो रही है, राजनीतिक कारण है, क्योंकि उसकी खुदाई में कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे हीरा निकलने में। ठीक है। अभी जिसकी सत्ता है वो अगली बार नहीं जीता चुनाव, तो हीरा निकलेगा, तो जो उसके बाद जो चुनाव जीतेगा ना, वो लंबे समय तक क्या करेगा, शासन करेगा। क्यों, क्योंकि इतना विकास करेगा, हीरा निकलेगा तो उसको कोई हरा ही नहीं पाएगा, है ना। तो यहाँ पे सब क्या है, राजनीति है। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, मतलब कोई भी अगर उस हीरे को निकलवा रहा है, जैसे आदेश तो पारित हो गया ऐसा हमने सुना है, अब मेरे को भी पूरी जानकारी नहीं है, आप लोग को हो सकता है जानकारी हो। आदेश पारित हो गया हीरा को निकालने के लिए। अब वो हीरा जो है अगर निकलता है तो जिसके शासनकाल के दौरान निकलेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी का शासक हो या कोई भी नेता हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, जिसके शासनकाल के दौरान हीरा निकलना शुरू होगा, वो क्या होगा, वो विकास की एक नई दिशा लिखेगा। ठीक है। अपनी भी और राज्य की भी। ठीक है। तो विशेष क्या है, क्षेत्र देवभोग था, साक्ष्य 13 सिंहा ताम्रपत्र, राजा तुष्टिकर, धर्म स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे, प्रमुख शासक थे कौन, सोमन राजा तुष्टिकर। नेक्स्ट अगला राजवंश है सरभपुरी राजवंश। अगला राजवंश कौन सा है, सरभपुरी राजवंश। सरभपुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो सरभपुरी राजवंश के संस्थापक थे कौन, सरभराज। राजधानी सरभपुर, राज चिन्ह गजलक्ष्मी, ये रही गजलक्ष्मी माता। ठीक है। तो सरभपुरी राज चिन्ह था क्या, गजलक्ष्मी। ठीक है। तो याद रखना बहुत आसान है, संस्थापक सरभराज, राजधानी सरभपुर, वर्तमान का संबलपुर, या कुछ लोगों का मानना है कौन सा था, सारंगल वाला जो हिस्सा है वो है। ठीक है। संबलपुर को ही माना जाता है सरभपुर। ठीक। ये इनका स्वर्ण सिक्का है, क्या है इनका,
स्वर्ण सिक्का ये लिखा हुआ है, देखिए। तो स्वर्ण सिक्का, और इसमें गजलक्ष्मी की क्या है, यही वाली मूर्ति यहाँ पे बनी है। देखो ये माता लक्ष्मी है और ये आजू बाजू में क्या है, ये शंख है, ये माता लक्ष्मी का चित्र है, ठीक है। और यहाँ पे हाथी में बैठी हुई है माता, यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, आप जब इसको देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक है। एक तरफ शंख है, एक तरफ ये शायद कमल का फूल या फिर माता का ही कोई प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। वो बीच में जो है माता लक्ष्मी है, ये आपको बता रहा हूँ, दिख नहीं रहा है वो, लेकिन स्पष्ट है वो कौन है, माता लक्ष्मी, गज लक्ष्मी कहा जाता है, ठीक है उनको। तो मूल परिचय अगर देख ले तो सरबराज ने सरबपुरी वंश का क्या किया था, स्थापना किया था। राज चिन्ह क्या थे इनका, गजलक्ष्मी। राज चिन्ह क्या है, गजलक्ष्मी। हर सिक्कों में गजलक्ष्मी की मुहर होती थी। धर्म कौन सा मानते थे, वैष्णव धर्म। ये कौन सा धर्म मानते थे, वैष्णव धर्म। और ये जो है परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। शासक की अगर मैं बात करूं तो पहले शासक हुए सरबराज, सरबपुर में शासन किया। प्रसन्न मात्रा है, प्रसन्नपुर में शासन किया। प्रवर राजा है, शिवपुर में शासन किया। तीन राजा, तीन राजधानियां, तीन राजा, तीन राजधानियां। सरबराज सरबपुर में, प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर में, और प्रवर राज कहाँ, श्रीपुर में। ये जो प्रसन्नपुर है ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, मल्हार के नाम से। और जो श्रीपुर है वर्तमान में किस नाम जानते हैं हम इसको, शिवपुर के नाम से जानते हैं। ये रहा इनका क्या चार्ट, वंशावली चार्ट। सरबराज, सरबराज का पुत्र हुआ नरेंद्र राज, नरेंद्र राज का पुत्र हुआ प्रसन्न माता, प्रसन्न माता के दो पुत्र हुए जयराज और दुर्गराज। कुछ का मानना है जयराज को ही दुर्गराज के नाम से जाना जाता है, दोनों एक ही थे। कुछ का ऐसा मानना है जयराज दुर्गराज मनमात्र ऐसा है उसका नाम, पूरा नाम है करके। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है जयराज अलग थे जिन्हें मनमात्र के नाम से भी जाना जाता था, और दुर्गराज उनके छोटे बेटे थे, ऐसा माना जाता था। तो ये जो जयराज है इन्होंने ही दुर्ग शहर बसाया है। आपका जो दुर्ग है ना, राजनांदगांव और रायपुर के बीच में जो दुर्ग सिटी है, उस दुर्ग सिटी को बसाया किसने है, तो जयराज ने। अगला शासक है कौन, इसके पुत्र हुए जयराज का सुदेवराज, और दुर्गराज का पुत्र हुआ कौन, प्रवर राज प्रथम। इन्होंने सिरपुर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। और सुदेवराज के, जयराज के जो पुत्र है सुदेवराज, इसके टोटल 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो हम किसके बारे में देखेंगे, प्रसन्न माता के बारे में। इस वंश का सबसे प्रतापी और सबसे क्या बोल सकते हैं उसको, साहसी या बहुत अच्छे से शासन करने वाला शासक था, वो कौन सा था, प्रसन्न मात्र। सबसे प्रतापी राजा था, ठीक है। क्या राजा था, यही बोल रहा था मैं, है ना। कौन सा राजा था ये, सबसे साहसी और सबसे प्रतापी राजा था, शक्तिशाली शासक था, प्रसिद्ध शासक था। क्यों प्रसिद्ध था भाई, प्रसन्न मात्रा क्यों प्रसिद्ध था, तो प्रसन्न माता कोरबा के पास से एक नदी निकलती है लीलागढ़, जिसे आप अभी लीलागढ़ के नाम से जानते हैं। ये जो लीलागढ़ नदी है इसे पूर्व में निडिला के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, निडिला नदी के नाम से। और इस निडिला नदी के तट पर इन्होंने अपने नाम से एक शहर बसाया, जिस शहर को बोलते हैं हम प्रसन्नपुर। तो वर्तमान में निडिला नदी को क्या कहते हैं, लीलागढ़, और वर्तमान में प्रसन्नपुर शहर को कहा जाता है मल्हार, जहां से अधिकाधिक शासकों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। अरे सर तो इसने बसाया, तो इससे पहले मल्हार नहीं था, था भाई, स्थान था वाला, गांव उसने बसाया, ठीक है। जगह जो है उसने उसको गांव बनाया, उसको नाम दिया प्रसन्नपुर करके, ठीक है। तो प्रसन्नपुर शहर किसने बसाया था, प्रसन्न माता ने बसाया था। इनकी जो मुद्राएं हैं इसमें गरुड़, शंख और चक्र। सिंपल सी बात है, कौन से धर्म को मानते थे ये, वैष्णव धर्म को। किस धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को। तो इनके जो मुद्राएं हैं उसमें गरुड़, शंख और चक्र युक्त सोने के सिक्के थे। मतलब इनके जो सिक्के हैं उसमें गरुड़ का चिन्ह, शंख का चिन्ह और चक्र का चिन्ह होता था। इनके सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो इनके सिक्के विशेष रूप से उड़ीसा और महाराष्ट्र, चांदा तक से भी प्राप्त हुए। मतलब दूर दूर तक से इनके सिक्के प्राप्त हुए। इनके शासनकाल दूर तक से या व्यापार या लेन देन क्या है, उड़ीसा और महाराष्ट्र से भी क्या है, लगा हुआ था, ठीक है। इनके बाद आया कौन, जयराज और सुदेवराज। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जयराज ने क्या किया, दुर्ग शहर की स्थापना की है। जयराज ने क्या किया, दुर्ग नगर बसाया था, और देवानी मंदिर का निर्माण किया था। किस मंदिर का, देवानी मंदिर। कौन सा मंदिर का निर्माण किया था, देवानी मंदिर का निर्माण किया था। इसको जयेश्वर भट्टारक जो है,
दीवानी मंदिर को जयेश्वर भट्टारक, इन्हीं के जयराज नाम इनका, इसीलिए उसको जयेश्वर भट्टारक के नाम से भी हम जानते हैं। सुदेवराज, इनके टोटल 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो सरवपुरी वंश के किस शासक के 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए? तो सरवपुरी वंश के कौन से शासक? सुदेवराज के 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए आगे। सुदेवराज, सुदेवराज ने को इंद्रबल को अपना सर्वाधिकर्ता घोषित कर दिया था। मतलब खुद शासन नहीं करना है, किसके अंदर शासन करना है? इंद्रबल के। अब देखिए, आप अगर किसी के अंदर शासन करवा रहे हैं, पांडुवंश का पूर्वज था ये इंद्रबल, ठीक है, तो इंद्रबल को क्या दे दिया? सारी शक्ति दे दी कि आज से सब चीज तेरे हाथ में, तू जो निर्णय लेगा, जो फैसला करेगा वो मैं सिर्फ रेस्ट करूंगा, आराम करूंगा। कौन बोल रहा है? सुदेवराज, कि आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद सारा काम तू करेगा। अब जो सारा काम कर रहे हो तो सारा ही काम करेगा ना। मौका देखा और इंद्रबल ने क्या की? पांडुवंश की क्या रख दी? नींव रख दी। ठीक है, तो सरवपुरी वंश के अंतिम शासक की हत्या करके इन्होंने क्या रख दी? नींव रख दी। ठीक है, तो सुदेवराज इंद्रबल दूत नियुक्त किया और इसने ही क्या किया था? इंद्रबल ने पांडुवंश की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं प्रश्न परीक्षा के लिए कुछ उपयोगी, तो प्रसन्न मात्र ने कौन सा शहर बसाया था? मल्हार, वो प्रसन्नपुर। कौन से सिक्के चलते थे? गरुड़ संघ चक्र, जो अभी हमने देखे हैं। ठीक है, सिक्के कहाँ मिले हैं? उड़ीसा और महाराष्ट्र तक से मिले हैं। सरवपुरी वंश का अंत कैसे हुआ? जो अभी अभी मैंने बताया, सुदेवराज का पुत्र था जी कौन? प्रवरराज द्वितीय। मैंने बोला था ना, कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई भाई पर भरोसा नहीं करते आज की डेट में, ठीक है ना। तो आज की डेट में आप कभी किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, किसी को भी अपनी गुप्त बातें ना बताए, अपनी बातें अपने तक रखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है? तख्ता पलट। देखिए लिखा है तख्ता पलट। तख्ता पलट किसको कहते हैं? जब अचानक से सत्ता परिवर्तन हो जाती है। अभी हुआ तख्ता पलट, कहाँ हुआ है? अभी सबको पता है अभी कहाँ हुआ तख्ता पलट। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में क्या हो गया जी? तख्ता पलट हो गया। कब से शासन कर रही थी माता रानी? दीदी, दीदी बोलते, माता नहीं बोलते हैं ना, दीदी। कब से शासन कर रही थी? दीदी। और अभी क्या हो गया? अचानक से वो खुद भी अपने सीट से जीत नहीं पाई है ना, तो इसको बोलते हैं तख्ता पलट। इसी तरह से इंद्रबल ने क्या किया? तख्ता पलट किया। सुदेवराज की क्या हो जाती है? मृत्यु। इन्होंने सब चीज किसको सौंप के रखा था? इंद्रबल को सौंप के रखा था, और इसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके मृत्यु के बाद ये अपना सत्ता पर अधिकार करना क्या कर देता है? धीरे धीरे शुरू कर देता है। और इस वंश का अंतिम शासक था कौन? प्रवरराज द्वितीय। इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करके सरवपुरी वंश की सत्ता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और पांड्य वंश की क्या रखता है? ये नींव रखता है कौन? इंद्रबल। ठीक है, तो प्रवरराज द्वितीय की हत्या कर देता है, और कौन से वंश की नींव रखता है? पांडु वंश का नींव रखता है कौन? इंद्रबल। अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय, सत्ता पर अधिकार इंद्रबल का, नई सत्ता आई कौन? पांडुवंश। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? पांडुवंश। कल किसको पढ़ेंगे हम? पांडुवंश को पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वंश कौन सा है? अच्छा, अगला वंश नहीं है, ये हमने अभी जो पढ़ा इसका क्या है? सारांश। अगला वंश कौन सा पढ़ेंगे? पांडुवंश पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ये सारांश से देखिए, तो राष्ट्रीय तुल्य वंश छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश था। कहां जानकारी मिलती है? आरंग से। तो ये एकदम क्या बोल सकते हैं इसको? रिविजन है ये। इसको एक बार देखोगे सारा चीज समझ में आ जाएगा। राजमुद्रा कौन सी थी? शिव। उपाधि कौन सा धारण करते थे? राजयोगी। हो गया राष्ट्रीय तुल्य कुलवंश, समझ में। आरंग ताम्रपत्र किसका मिला है? भीमसेन द्वितीय का। ठीक है, कहाँ मिला है? सोन नदी से जारी किया गया था। ठीक है, तो आरंग से मिला है आरंग ताम्रपत्र, और जारी कहां से किया गया था? सोन नदी के पास से जारी किया गया था। इन्होंने गुप्तों की अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। इसी आरंग ताम्रपत्र में कितने राजाओं का वर्णन है? इसमें राजाओं का वर्णन है 6 राजाओं का। ठीक है, कितने राजाओं का वर्णन है? 6 राजाओं का वर्णन है। अगला है क्या? प्रवरद्वारक वंश। प्रवरद्वारक वंश का शासन कहां था? देवभोग में। प्रमुख शासक कौन थे? सुमन राजा और तुष्टिकर। इन्होंने अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए किसको दान दिया था? देवभोग को दान दिया था। तुष्टिकर के कौन सा ताम्रपत्र प्राप्त हुआ जिससे ये पता चलता है? तो 13 सिंह ताम्रपत्र। कौन से देवी के उपासक थे? स्तंभेश्वरी देवी के। सरवपुरी वंश की अगर मैं बात करूं तो सरवपुरी वंश के संस्थापक कौन थे? सरवराज। राजधानी कौन सी थी? सरवपुर। राज चिन्ह कौन सा था? गजलक्ष्मी। उपाधि का धारण करते थे? परम भागवत। क्लियर है? सरवपुरी वंश में प्रमुख शासक कौन हुआ? प्रसन्नमाता। प्रसन्नमाता कौन सा शहर बसाया? प्रसन्नपुर शहर बसाया। कौन सा सिक्के चलाए? गरुड़ संघ चक्रयुक्त सिक्के चलाए।
जयराज, जयराज ने कौन सा शहर बसाया था? दुर्ग शहर बसाया था। और कौन सा मंदिर बनाया था? देवानी मंदिर बनाया था। सुदेवराज, इसके 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। इन्होंने इंद्रबल को अपना क्या नियुक्त किया था? दूत नहीं बोलते हैं जी उसको, है ना, यहाँ पे दूत है, एक्चुअल में दूत बोलते थे, लेकिन वो सर्वाधिकार करता दूत बोलते हैं उसको पूरा, ठीक है, उनको सर्वाधिकार दे दिया था, ठीक है। सरभपुरी वंश का अंत कैसे हुआ? इंद्रबल ने पांडु वंश का क्या किया? नींव रखा, और सरभपुरी वंश को पूरी तरह से क्या कर दिया? उसके राजा प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस आप करेंगे, फिर बताएंगे मेरे को कितना समझ आया और कितना समझ में नहीं आया, क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी का देखते हैं कब। थैंक यू।